प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की जिंदगी पर मबनी है जो अपने हालात से दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ गया था। तवील मेहनतों के बाद जब वो अपनी जिंदगी में सेटल हुआ तो उसे एक नई मुसीबत ने आ घेरा। प्यारे दोस्तों, ये सऊदी अरेबिया का एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ के लोगों की अक्सरियत मजदूरी पेशा थी। ये लोग माल मवेशी पाल कर अपना गुजर बसर किया करते थे। ये तकरीबन 1982 की बात है। मैं पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर था और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा से था। अपना MBBS मुकम्मल करने के बाद मैं सऊदी अरब शिफ्ट हो गया था। उन दिनों सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी डॉक्टरों की बहुत मांग हुआ करती थी, लिहाजा वहां जाते ही मुझे फ़ौरन जॉब मिल गई थी। जहां मेरी पोस्टिंग हुई, ये एक निहायत छोटा सा कस्बा था और बिल्कुल सहरा के बीचों बीच था। शहरी आबादी यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ थी, लिहाजा इस कस्बे के ज़्यादातर लोग मुझ पर ही मुनहसर थे। मैं तकरीबन 2 साल से अपनी ड्यूटी यहाँ सर अंजाम दे रहा था। महल वकूअ के एतबार से ये कस्बा सहरा के बीचों बीच रेत के टीलों में छुपा हुआ था और ये जगह थी भी बहुत पुरअसरार। शाम होते ही अक्सर इस सहरा में बारिश होना शुरू हो जाया करती थी और कभी तो इतनी शदीद गर्मी पड़ती कि जानवर और इंसान प्यास से मरने लगते। उस शाम भी ऐसा हुआ था। अचानक आसमान को बादलों ने आन घेरा और बारिश शुरू हो गई। दिन को जहां इतनी शदीद गर्मी थी, अब शाम होते ही वहां दर्जा हरारत इंतहाई हद तक गिर चुका था। लेकिन ये बात मेरे लिए कोई नई न थी। मैं अब इस माहौल का आदी हो चुका था। शाम के वक्त तो जैसे इस इलाके की गलियां सुनसान हो जाया करती थी। खौफ के मारे कोई भी अपने घर से बाहर ना निकलता था। उस शाम बारिश इतनी तेज हुई कि हर सिमत एक गहरा सा सकूत तारी था। पूरे कस्बे, खसूसन हर घर में अंधेरा नजर आ रहा था। यहाँ के लोग वैसे भी जल्दी सो जाने के आदी थे और अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घर से बिला वजह बाहर ना निकलता था। अगर किसी को कोई जरूरी काम दरपेश आ जाता तो वो कम से कम 2 आदमियों को तो अपने साथ लेकर जरूर निकलता था। इस कस्बे में बहुत से पुरअसरार वाकयात ने जन्म लिया था, लिहाजा यहाँ की आवाम खौफजदा रहती थी। अक्सर रात को देर से घर आने वाले लोग सुबह के वक्त मुर्दा पाए जाते थे। ये मुशाहिदा मैंने खुद भी किया था। इन लाशों की हालत ऐसे हुआ करती थी जैसे किसी ने उनका सारा खून निकाल कर पी लिया हो। यहाँ के बारे में एक बात यह भी मशहूर थी कि इस कस्बे को 2 मियाँ बीवी ने आकर आबाद किया था, लेकिन आबादी कम होने की वजह से वो किसी रात डाकुओं के हत्थे चढ़ गए थे। डाकुओं ने उसकी बीवी की इज्जत लूट ली थी और उन दोनों को मारकर उनकी तमाम इमलाक और माल मवेशी ले गए थे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो तमाम डाकू पकड़े गए और उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन मशहूर ये था कि इस कस्बे में आज भी उन दोनों मियाँ बीवी की रूहें अक्सर दिखाई दिया करती थीं। शायद वो अपने बेगुनाह मारे जाने पर वहाँ के मकीनों से बदला लिया करती थीं। पहले पहल तो मुझे ये बातें बिल्कुल फजूल सी लगती, लेकिन जब 1-2 बार मैंने खुद मुशाहिदा किया तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि मैंने कभी भी भूत प्रेत और चुड़ैलों पर यकीन नहीं किया था। दिन को अपनी ड्यूटी करने के बाद मैं अक्सर रात को किताबें पढ़ा करता था और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पर रिसर्च भी कर रहा था। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं रात देर गए तक अपनी किताबों का मुतालिया कर रहा था। मैं उस वक्त एक चेयर पर बैठा हुआ था। मेरे सामने टेबल पर मेरे सिगरेट की एक डब्बी और लाइटर पड़ा हुआ था। आज मेरी तबीयत कुछ बेजार सी थी। मैं एक दूसरे के पीछे अपने सिगरेट सुलगा रहा था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। न जाने क्यों आज मेरे दिल को एक धड़का सा लगा हुआ था। मैंने सिगरेट का एक लंबा सा कश लेते हुए अपनी किताब बंद की और उसे टेबल पर रख दिया। हर तरफ एक खौफनाक अंधेरा और हू का आलम छाया हुआ था। ये रात इंतहाई सर्द और पुरअसरार थी। न जाने मेरी छठी हिस्स मुझे क्यों चीख चीख कर ये बता रही थी कि कोई अनहोनी होने वाली है। अचानक मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई, लेकिन मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। न जाने क्यों मुझे अपनी तबीयत में आज सुस्ती महसूस हो रही थी। अगले ही लम्हे दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। उफ हो, क्या मुसीबत है। ये लोग तो मुझे रात को भी सुकून नहीं करने देते। मैंने बेजार से लहजे में खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने अभी कुर्सी से उठने की हिम्मत की ही थी कि दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई। इस बार यह दस्तक थोड़ी शदीद थी, जैसे कोई मुसलसल दरवाजे को पीट रहा था। इस हरकत पर मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। मैंने चिल्लाकर अंदर से ही पूछा, कौन है?
क्यों दरवाजे को पीट रहे हो? लेकिन बाहर से मुझे कोई जवाब ना आया। फिर अगले ही लम्हे मैंने जरा मोहतात होते हुए अपने कमरे की खिड़की का एक पट खोला और बाहर की तरफ देखने की कोशिश की। बाहर की तरफ तो एक खौफनाक अंधेरा सा फैला हुआ था। मेरे लाख देखने पर भी मुझे कुछ वाज़ेह दिखाई ना दिया। खैर, मजबूर होते हुए मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। अगले ही लम्हे मैंने देखा कि एक शख्स ने मुझे धक्का दिया और मेरे कमरे में दाखिल हो गया। वो इतना घबराया हुआ था कि उसने मुझसे कुछ कहना या सुनना मुनासिब न समझा। वो मुझे धकेलते हुए कमरे में घुस आया था और आकर फौरन उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी थी। वो बहुत ही हड़बड़ाया हुआ था। वो एकदम से नीचे गिरा और मेरी टांगों को जोर से पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए। उसकी गिरफ्त मेरी टांगों पे इतनी जोरदार थी कि मैं वहां से हिल भी ना पा रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजे के साथ लगे हुए बोर्ड पर लाइट का स्विच ऑन किया। मैं काफ़ी खौफजदा हो गया था। मैंने हैरत भरी नज़रों से एक बार उस आदमी की तरफ देखा। उसने सफ़ेद रंग का एक जुब्बा सा पहना हुआ था और उसकी आंखों में खौफ के आसार मैं साफ देख पा रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और जिस्म के ज़्यादातर हिस्सों से खून निकल रहा था। ये मंजर देखकर मैं घबरा सा गया। उसकी हालत देखकर मुझे यही लग रहा था कि शायद ये कोई चोर है और अपनी जान बचाने की खातिर मेरे कमरे में घुस आया है। कौन हो तुम? मैंने घबराई हुई आवाज़ में उससे सवाल किया। मेरी ये बात सुनकर वो बस थोड़ा सा हकलाया। "मम मैं मुझे बस आज रात के लिए पनाह दे दें।" उसके होंठ कपकपा रहे थे। "मगर क्यों?" मैंने गुस्से से उसकी जानिब देखते हुए कहा। "डॉक्टर साहब, मैं ज़ख्मी हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं आपको सारी बात बता दूंगा।" ये कहकर उसने मेरी टांगें छोड़ दी और हाथ जोड़ लिए। उसकी ये हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैंने उसे उठने का इशारा किया। मैंने मेज़ पर पड़े हुए जग से पानी का गिलास भरा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने फौरन ही मेरे हाथ से पानी का गिलास उचक लिया और अपने मुंह से लगा लिया, जैसे सदियों का प्यासा हो। उसने एक ही सांस में पानी का गिलास ख़त्म कर दिया था। अब मैं भी उसके पास बैठ गया था। चंद लम्हों तक तो वो अपने हवास बहाल करता रहा। फिर थोड़ी ही देर बाद वो मुझसे मुखातिब हुआ। "डॉक्टर साहब, क्या आप भूत प्रेतों को मानते हैं?" उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिलाया। "नहीं, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे साथ ऐसा कोई वाक़या गुजर चुका है।" मेरे लबों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट थी। "डॉक्टर साहब, मेरा नाम खुबैब है और मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। मैं एक बड़ी अखबार कंपनी में कालम निगारी का काम करता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ मेरी कंपनी ने मुझे अरब ममालिक के सकाफ़ती विरसों पर रिसर्च करने के लिए भेजा है, ताकि मैं अपनी एक रिपोर्ट तैयार करूँ और हम उसे अपने अखबार में छाप कर अपनी रैंकिंग को बढ़ाएं। चुनाचा गुज़िश्ता चंद दिन पहले मिस्र से सऊदी अरब के लिए अपनी गाड़ी पर रवाना हुआ। ये तमाम रास्ता वीरान और दलदली इलाकों पर मुश्तमिल था। दिन को तो मुझे कोई मुश्किल ना हुई, लेकिन रात बहुत ही तारीक और सर्द थी। लेकिन अपने काम की धुन में मैंने इन मुश्किलात को नोटिस ना किया और तकरीबन आज 3 दिन हुए हैं मैं सऊदी अरेबिया में दाखिल हो गया हूँ। लेकिन आज रात बहुत ही तारीक थी। मैं महवे सफ़र था तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी झटके लेकर बंद हो गई हो। मैंने नीचे उतरकर गाड़ी का तमाम जायज़ा लिया, लेकिन मुझे उसमें कोई भी फ़नी खराबी महसूस ना हुई। फिर अचानक ही मेरी नज़र गाड़ी की डैशबोर्ड पर जलती हुई लाइट पर जा पड़ी। मेरी गाड़ी का सारा पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। हालांकि जब मैं निकला था तो मैंने अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करा ली थी। मैं मुश्किल से ही 100-200 किलोमीटर का सफ़र कर पाया था। मैं ये समझ रहा था शायद पेट्रोल पंप वाले ने मेरे साथ धोखा किया है। खैर, मैं इस वहशतनाक इलाके से जल्द निकल जाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मुझे अपने अकब से एक और गाड़ी आती हुई दिखाई दी, मगर मेरे रोकने के बावजूद भी वो गाड़ी वाला ना रुका। चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था और माहौल में खुनकी बढ़ती जा रही थी। मैं सड़क के किनारे खड़ा हुआ इधर उधर का जायज़ा लेने लगा, शायद कि मुझे कोई झोपड़ी या फिर कोई घर नज़र आ जाए जहां मैं आज रात के लिए पनाह ले सकूं। फिर अचानक ही मुझे अपने कांधों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैं हड़बड़ा कर पीछे की तरफ पलटा और अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। अगले ही लम्हे मुझे यह एहसास हुआ कि मैं यहाँ पर महफूज नहीं, मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है।
बस मैं अंधेरे में ही पैदल निकल पड़ा। एक अनजानी सी कुव्वत मेरे कदमों को अपनी तरफ मोड़े जा रही थी और मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता सड़क से नीचे की तरफ उतर गए। अब मैं एक वीरान अंधेरे सहरा की जानिब बढ़ रहा था। अभी मैं चंद ही मिनट चला हूँगा कि मुझे सामने एक रेत का टीला नजर आया। मैंने सोचा क्यों ना इस टीले पर चढ़कर इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया जाए। सो मैं उस टीले पर चढ़ गया और वहां से अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। मुझे अपने सामने ही दूर एक मकान नजर आया जिससे रोशनी की हल्की हल्की किरणें छन छन कर बाहर आ रही थीं। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं टीले से दौड़ता हुआ नीचे की जानिब बढ़ने लगा। उस मकान के आसपास खुदरौ और लंबी लंबी झाड़ियां सी थीं। इस अंधेरे और सुनसान जगह पर एक मकान का होना शायद किसी नेमत से कम न था। काफी रात गुजर चुकी थी और मेरा ठंड के मारे बुरा हाल था। जल्द ही मैं चलते हुए मकान के करीब आ पहुंचा और दरवाजे पर एक दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना आया। फिर अचानक एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, जैसे कोई चलता हुआ दरवाजे के करीब आ रहा हो। अगले ही लम्हे दरवाजा खुल गया और मुझे अपने सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उस औरत को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक दराज कद और सेहतमंद औरत थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर मेरी जानिब देखे जा रही थी। मुझे दिल ही दिल में ये एहसास हो रहा था कि शायद मैं इस औरत को कब से जानता हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक ऐसी थी जैसे उसने अपना हदफ पा लिया हो या कोई शिकारी अपने शिकार को गिरा देने के बाद फातिहाना नजरों से उसकी जानिब देखता है। लेकिन उस वक्त जो मेरी कंडीशन थी, उस सब में मैं इस बात का अंदाजा न लगा पाया था। मैं हकलाते हुए उससे मुखातिब हुआ, क्या मुझे आज की रात आपकी इस जगह में पनाह मिल सकती है? मेरी ये बात सुनते ही वो मुस्कुराई। क्यों नहीं, आप अंदर आ जाइए, बाहर काफ़ी ठंड है। एक लम्हे को तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी सराय में आ गया हूँ। उस औरत ने मेरा इस्तकबाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। उसने एक इशारे से मुझे अपने पीछे आने का कहा और मैं किसी रोबोट की तरह उसके पीछे चलने लगा। इस वीराने में, उस मकान के अंदर हर सू रोशनी फैली हुई थी। थोड़ा आगे चलकर एक राहदारी सी शुरू हो गई जिसके बिल्कुल आमने सामने कमरे से बने हुए थे और जगह जगह बहुत सारी पेंटिंग्स और तस्वीरें लगी हुई थी। इन पेंटिंग्स और तस्वीरों में जा बजा मौत ही आश्कार थी। किसी तस्वीर में कोई औरत एक इंसान का खून पी रही थी, तो किसी तस्वीर में एक आदमी चारपाई पर बंधा हुआ था और उसका सर काटा जा रहा था। अचानक ही मुझे महसूस होने लगा कि मैं किसी शैतानी चक्कर में फंस गया हूँ। खैर, मेरे पास भागने का और कोई रास्ता न था। मैं मजबूरन उस औरत के पीछे चलता रहा। अचानक वो एक कमरे के सामने जाकर रुक गई। आप इस कमरे में आराम कर सकते हैं, उसने मैनीखेज नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। ये कहकर मैं कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे के एक कोने में एक बहुत ही बड़ी झालर लगी हुई थी जिससे रोशनी छन छन कर नीचे गिर रही थी और इस झालर के नीचे ही एक बहुत बड़ी मसहरी थी जिस पर बहुत ही खूबसूरत और नफीस तकिए लगे हुए थे। मैंने अपना सामान एक तरफ रखा और जाकर मसहरी पर दराज हो गया। मैं शदीद थक चुका था, मुझे आराम की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे भूख भी सता रही थी। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और अगले ही लम्हे वो औरत कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में खाने का एक ट्रे था। वो ट्रे लेकर वो सीधा चलती हुई मेरे पास आई और मेरे सामने रख दिया। खाना देखते ही मेरी भूख मजीद बढ़ गई और मैं खाने पर टूट पड़ा। ये खाना तो बहुत लजीज था, मैंने आज तक ऐसा खाना ना खाया था। वो औरत मेरे पास ही बैठी रही और कुछ देर बाद उठकर कमरे से वापस चली गई। मुझे अब नींद आने लगी थी। मैंने अपनी टांगें बिस्तर पर अच्छे से दराज की और एक तरफ साइड करके सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मुझे नींद में एक झटका सा लगा। न जाने ये रात का कौन सा पहर था। शदीद प्यास से मेरी आंख खुल गई। मुझे अपने पैरों की उंगलियों की तरफ से शदीद जलन का एहसास हुआ, जैसे मेरे पैर के अंगूठे में किसी ने नोकदार चीज घुसाई हो। अगले ही लम्हे ये देखकर मेरे अवसान खता हो गए कि वो औरत मेरे पांव से अपने दांत गड़ाए मेरा खून पीने में मशगूल थी। उसका खूबसूरत चेहरा बदल चुका था और अब वो इंतहाई बदसूरत और खौफनाक नजर आ रही थी। उसने अपनी लबलबाती हुई दो शाखा जबान से
मेरे पैर से खून का उभरता हुआ एक कतरा चूस लिया और एक शैतानी सी मुस्कुराहट के साथ मेरी जानिब देखने लगी। उसका मुंह और उसके दोनों हाथ शायद मेरे ही खून से लथपथ थे। न जाने कब से वो मेरा खून पी रही थी और मुझे मालूम ही ना था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और अपना पाँव खींच लिया। ये देखकर उस चुड़ैल ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और जिस मसहरी पर मैं लेटा हुआ था उसी मसहरी के नीचे गुम हो गई। मैं खौफ से आंखें फाड़े इधर उधर उसे देखने की कोशिश कर रहा था। मेरे जिस्म में एक अजीब सी लर्जाहट पैदा हो रही थी और मैं डर के मारे उस मसहरी से नीचे कदम न रख पा रहा था। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि जैसे ही मैं मसहरी से नीचे कदम रखूंगा तो वो मुझे हाथ बढ़ाकर नीचे ही खींच लेगी, फिर न जाने क्या होगा। बस इस खौफ की कैफियत में मेरा दम निकला जा रहा था। मैं दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द करने लगा और हिम्मत करके मसहरी से कूद पड़ा। अब मेरा रुख कमरे के दरवाजे की जानिब था। मैं भागता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। मुझे अपने पीछे एक जोरदार चीख सी सुनाई दी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो खौफनाक औरत कमरे के दरवाजे के बाहर मुझे नजर आई। ये देखकर मैं और भी खौफजदा हो गया और तेज तेज भागने लगा। भागते हुए अचानक ही मेरी नजर नीचे पड़ी तो मुझे एक लाश सी नजर आई। अगले ही लम्हे उस खौफनाक बदरू की एक जोरदार चीख मेरे कानों से टकराई। पकड़ो इसे, जाने ना पाए। उसकी आवाज मेरे कानों से टकराई और मुझे अपने बदन के बाल खड़े होते हुए महसूस हुए। मैं बस उस खौफनाक राहदारी में सरपट भाग रहा था। जैसे ही मैं एक और कमरे के आगे से गुजरा तो वहां भी मुझे फर्श पर पड़ी एक लाश नजर आई। अगले ही लम्हे वो लाश हरकत में आई और उसने जोर से मेरी टांग पकड़ ली। मैं जमीन पर मुंह के बल जा गिरा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे मुंह से खून निकल रहा था। शायद मेरे गिरने से मुझे शदीद चोट आई थी। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। इस खींचातानी में अचानक मेरा पांव उस लाश के चेहरे से जा टकराया और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मेरा पांव उसके हाथ की गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था। मैं दोबारा खड़ा हुआ और भागने लगा। अब मैं खुदा खुदा करके उस घर से बाहर निकल आया था। मैं मुसलसल भागता जा रहा था और डर के मारे पीछे की तरफ देखता जा रहा था। अचानक ही वो चुड़ैल मुझे हवा पर उड़ती हुई नजर आई। खौफ की एक नई लहर ने दोबारा मेरे जिस्म को लरजा दिया था। भागते भागते यूं ही मेरा हाथ अपने कमीज की जेब से टकराया। ये वो तावीज़ था जो घर से निकलते हुए मेरी वालदा ने मेरे बाजू पर बांध दिया था, लेकिन मैंने गाड़ी में बैठते ही वो तावीज़ बाजू से उतारकर अपनी जेब में रख लिया था। मैंने फौरन ही अपनी जेब में हाथ डाला और उस तावीज़ को बाहर निकालकर अपने गले में डाल लिया। अब तक वो चुड़ैल मेरे करीब आ चुकी थी। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाया तो उसे एक जोरदार झटका लगा और उसके मुंह से चीख निकल गई। ये चीख इतनी शदीद थी कि ये वीराना उसकी चीख से लरज उठा था। शायद इस तावीज़ की बरकत से वो मुझे पकड़ ना पा रही थी। अब वो अचानक अंधेरे में गुम हो गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बिल्कुल मेरे सामने मुझे खड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन अब उसके जिस्म को आग लग चुकी थी और वो गुस्से से मुझ पर बार बार हमला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाती तो उसके जिस्म में लगी हुई आग मजीद बढ़ जाती। बस डॉक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। खुबैब की ये सारी कहानी सुनकर मैं भी काफ़ी हैरान सा हो गया था। मैंने उसे तसल्ली दी और अपने कमरे में बनी हुई डिस्पेंसरी की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपने कमरे में लगी हुई अलमारी खोली और उसमें से ड्रेसिंग का सामान और दवाइयाँ उठाने लगा। मुझे वाकई उसकी हालत पर बहुत तरस आ रहा था। मैं दिल ही दिल में काफ़ी परेशान और अफसरदा था। खुबैब ने जो कहानी सुनाई थी उस पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा चारा न था, क्योंकि उसकी जो हालत थी उसे देखकर तो शायद कोई भी इंसान उसकी बात का यकीन कर सकता था। लेकिन अगले लम्हे जैसे ही मैं वापस पलटा तो क्या देखता हूँ, खुबैब की जगह पर एक इंतहाई बदसूरत और खौफनाक चुड़ैल मेरी कुर्सी पर बिराजमान हुए बैठी थी। उसकी आंखों में एक शैतानी सी चमक नजर आ रही थी और वो बार बार अपने मुंह से अपनी दो शाखा जबान को लहरा रही थी। ये देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया। मैंने आज तक कभी ऐसा नज़ारा न देखा था। मैं तो वो इंसान था जिसने कभी भी जिन और भूतों पर यकीन नहीं किया था, बल्कि ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन अब हकीकत मेरी आंखों के सामने थी। चंद ही मिनटों पहले जो एक जख्मी शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल थी जो किसी का भी रूप धार सकती थी। मेरी आंखें तो हकीकत देख रही थी
لیکن میرا دل نہ مان رہا تھا۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی؟ میں بھی اسی حیرت میں تھا کہ اس خوفناک بدرو نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ میرا جسم تو مانو پتھر کا بن گیا تھا۔ میرے ہاتھ سے ڈریسنگ کا سامان اور تمام دوائیاں نیچے گر چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس خوفناک چڑیل کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے مار کر تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں تم لوگوں کو یہاں چین سے رہنے دوں گی؟ کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارا؟ اس رات وہ ڈاکو بھی بالکل اسی طرح ہمارے گھر میں گھسے تھے۔ ہم نے انہیں مسافر سمجھ کر پناہ دی اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ میری عزت لوٹ لی اور میرے شوہر کو اور مجھے قتل کر دیا۔ میں اس ویرانے میں چیختی اور چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ اور نہیں، یہ جگہ صرف ہماری ہے، میں یہاں رہنے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا، وہ خود ہی بڑبڑاتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی، مانو وہ یہاں رہنے والے ہر انسان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اگلے ہی لمحے پورا کمرہ اس کے خوفناک قہقہوں سے گونجنے لگا۔ میری حالت بالکل ایسی تھی جیسے میں پتھر کا ہو گیا ہوں۔ لیکن اب اس ویرانے میں کون میری مدد کو آ سکتا تھا؟ میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور سیدھا چلتے ہوئے میرے سامنے آ کھڑی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ جا چلا جا یہاں سے، اس نے آتشی نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تو آئندہ مجھے یہاں نظر آیا تو میں تیری بوٹی بوٹی کر دوں گی۔ بس اتنا کہنے کے بعد وہ غائب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان پیک کیا اور اپنے مکان سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے اپنا تمام سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور اس قصبے سے باہر نکل آیا۔ شہر آ کر میں نے ہوٹل میں ایک کمرہ لیا اور اگلے ہی دن اپنی ٹکٹ لگوا کر واپس پاکستان آ گیا۔ آج بھی میرے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ آخر اس چڑیل نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر وہ چاہتی تو مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ آج بھی جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔